Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So let's talk about SK21 क्वेश्चन 42। 19-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी ये काफ़ी यंग पेशेंट है, तो इसमें किसिंग डिजीज़ होगा। तो पेशेंट को फीवर है, सोर थ्रोट है और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। दिस मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और इसके अंदर आपको एटिपिकल टी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कास्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। अगर ये ना हो फिर साइटोमेगालो वायरस लिख देना। 34-year-old HIV पेशेंट है जिसके CD4 काउंट काफ़ी कम है। CD4 काउंट कम हो, 100 से कम हो और वाटरी डायरिया हो। एड्स वाले पेशेंट में अगर वाटरी डायरिया है तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, ब्लडी डायरिया है तो साइटोमेगालो वायरस, और स्टूल के अंदर आपको oocyst देखने को मिल रही है। बेस्ट आंसर इज क्रिप्टोस्पोरिडियम, जिसके लिए नाइट्रोजोक्सानाइड देते होते हैं। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जो कि रूरल थाईलैंड से आ रहा है। ओके थाईलैंड से आ रहा है। अब उसको नमूनिया डेवलप हो चुका है एंड मल्टीपल एब्सेसिस है। अब पेशेंट को ग्राम नेगेटिव रॉट का इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है। क्लियर? अगर ये थाईलैंड में एंडेमिक है और ये इन्फेक्शन नमूनिया करवाता है और मल्टीपल ऑर्गन्स में एब्सेसिस होती है, दिस इज़ द मिलियोडोसिस एंड दिस इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बुरुखोल्डोरिया सूडोमेलाई। आई नो ये फर्स्ट एड में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं पिक हुआ होगा बच्चों से, तो डोंट वरी। HIV पेशेंट विद क्रॉनिक थेरेपी रिलेटेड हाइपर बिलिरुबिन, ये क्या लिखा हुआ है? HIV पेशेंट को क्रॉनिक थेरेपी रिलेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अच्छा ठीक है कि ड्रग्स ली गई है। कौन सी ड्रग बिलिरुबिन के लेवल्स को बढ़ा देती है, और जब बिलिरुबिन बढ़ता है तो पिगमेंटेड गाल स्टोन्स बढ़ जाते हैं। तो जो कोलीलिथियासिस होती है ये कौन सी ड्रग से होती है? बेस्ट आंसर इज आटाजिनाविर। आटाजिनाविर इज अ प्रोटीएस इनहिबिटर्स। जो आटाजिनाविर है ये क्या करती है? UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल्स बढ़ जाता है एंड दिस कॉज पिगमेंटेड गालस्टोन। अब जो ज़िडोवडीन है वो बोन मैरो सप्रेशन कराती है। लैमोवडीन एंड रेल्टिग्राविर ये नहीं करवाती, बिलिरुबिन के लेवल्स को नहीं बढ़ाती। 25-year-old, ये CMC मुश्किल था। 25-year-old पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन है एंड रेगुलर नैरो क्यूआरएस टैकीकार्डिया, दैट मीन्स ये सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, माइट बी ड्यू टू PSVT। पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है। वेगल मनूवर दिया सबसे पहले, वो फेल हो गया, फिर उसके बाद आप दोगे एडिनोसिन। क्लियर? नेक्स्ट इज 68-year-old मैन विद अ प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। प्रोस्टेट का कैंसर है और उसको सीवियर बैक पेन है, दैट मीन्स कैंसर बोन में चला गया है। ऑस्टियोब्लास्टिक मेड्स चले गए हैं बोन में। बोन स्कैन में आपको स्क्लेरोटिक लीजन्स आपको देखने को मिल रही है। तो जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो ज़्यादा कहाँ पे जाता है? ज़्यादा एक्सियल स्केलेटन में जाता है। जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो ऑस्टियोब्लास्टिक होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ऑस्टियोलिटिक कैंसर होता है। नेक्स्ट इज 3-year-old बॉय इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट जब उसके राइट नी में स्वेलिंग होना शुरू हो गया आफ्टर अ माइनर फॉल। माइनर फॉल के बाद नी जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, डैट मीन्स के कोआगुलेशन का मसला है, डैट मीन्स हीमोफिलिया हो सकता है, और उसको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग पहले भी होती रही है। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि वार्म स्वॉलन नी जॉइंट है विद अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मतलब उसके ज्वाइंट में ब्लड चला गया, हीमार्थ्रोसिस हो चुका है, APTT टाइम ज़्यादा है, PT टाइम नॉर्मल है। क्लियर? ठीक हो गया। और एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, मतलब पेशेंट को हीमोफीलिया A है जिसमें फैक्टर 8 की कमी है। तो इनिशियली आप क्या देते होते हैं? अब देखो जो इनिशियल जो देते होते हैं वो होती है डेस्मोप्रेसिन, लेकिन जो उसकी फाइनल या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है वो फैक्टर 8 कंसेंट्रेट होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। जो फैक्टर 9 होता है वो आपने हीमोफीलिया B में देना होता है। 45-year-old वुमेन विद अ क्रॉनिक हेपेटाइटिस B, उसको लीवर की बायोप्सी चाहिए। अब ये MCQ 3 मरतबा आ चुका है। लीवर की बायोप्सी किस प्लेन में करते हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं इंटरकोस्टल स्पेस एंड इन द मिड एक्सिलरी लाइन, वो भी राइट साइड पे करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 65-year-old मैन विद अ COPD, उसको वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ रहता है। COPD वाले पेशेंट में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। जब वो हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं तो वो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ आते हैं। कैसे? pH देखो एसिडोटिक है, CO2 का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डैट मीन्स के रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। जो बाइकार्बोनेट है उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है,
क्लियर, ठीक है। और ये कंपनसेशन हो चुकी है, क्योंकि अगर 10 मिलीमीटर CO2 बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट को तकरीबन 2 तक बढ़ना चाहिए था, तो ये उतना बढ़ गया। डैट मीन्स कि ये पार्शियल कंपनसेटेड एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वैसे इतनी जल्दी कंपनसेशन होती नहीं है, लेकिन CPST वाले पेपर में हो जाती है कंपनसेशन। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसने लिखा हुआ है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दिस माइट बी रॉन्ग बिकॉज COPD वाले पेशेंट में अगर वो आपके पास OPD में आता तो वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ आता, लेकिन ये तो इमरजेंसी में आया है। दिस इज एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आई थिंक बेस्ट आंसर शुड बी एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। इसके बाद 38 ईयर ओल्ड HIV पॉजिटिव को एक ऐसी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी गई है। क्लियर, ठीक है। HIV के ड्रग्स, यानी HIV वाले से MCQs बहुत आ रहे हैं। अब ड्रग्स देने के बाद उसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। कौन सी ड्रग पेनक्रेटाइटिस करवाती है? डाइडेनोसिन। और पेनक्रेटाइटिस में हमारे लाइपेज के लेवल्स ज़्यादा होते हैं, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। डाइडेनोसिन कॉजेज पेनक्रेटाइटिस और जिडोवर्डिन बोन मैरो सेपरेशन, वाइल आटाजिनाविर विच इज प्रोटीएस इनहिबिटर कॉजेज hyperbilirubinemia and gallstones. 48-year-old woman present with perioral numbness and muscle cramps. Clear? Perioral numbness सुन के मेरे ध्यान में आता है टेटनी, और मसल्स क्रैम्प्स भी हो रही है, विच माइट बी ट्रू। और टेटनी होती है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, ठीक हो गया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम है, फॉस्फेट इज नॉर्मल। अगर फॉस्फेट भी कम होता तो मैं विटामिन D की तरफ जाता, बट फॉस्फेट इज नॉर्मल या फॉस्फेट ज़्यादा होना चाहिए, तो भी ये PTH हार्मोन कम हो चुका है। नेक्स्ट इज 65-year-old मैन प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, मतलब मेनिंजाइटिस है। CSF फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। CSF एनालिसिस पे पता लगा कि प्रेशर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है और न्यूट्रोफिल्स है, मतलब ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। CSF में पता लगा ग्राम पॉजिटिव लेंसर शेप डिप्लोकोकाई, मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। क्लियर। नेक्स्ट इज 22-year-old मैन सडनली स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन, और उसको चक्कर आना शुरू हो गया। डैट मीन्स उसको क्या हो गया? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या वेजोवेगल सिनकोप या कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे वो खड़ा हुआ उसका BP कम हुआ है, उसका BP कम है विद अ माइल्ड टैकीकार्डिया, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, मरमर्स वगैरह भी नहीं है। तो अब बैरोरिसेप्टर का क्या रिस्पॉन्स होता है टू दिस हाइपोटेंसिव? बैरोरिसेप्टर का क्या रिस्पॉन्स होगा? जैसे ही आप खड़े हुए हो तो क्या होगा? लेग के अंदर वीनस पूलिंग हुई है, हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न कम हुआ है, BP कम हुआ है, बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है। बैरोरिसेप्टर क्या करवाएगी? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को बढ़ाएगी और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगी। नेक्स्ट इज 17-year-old बॉय प्रेजेंट विद एनीमिया एंड द जॉन्डस। एनीमिया और जॉन्डस, दिस मीन्स दिस इज हिमोलिटिक एनीमिया। पेशेंट के अंदर न्यूमरस स्मॉल राउंड RBCs है। नॉर्मली RBCs आर नॉट राउंड, लेकिन यहाँ पे RBC राउंड है, सफेरिकल है। दिस इज हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस, और सेंट्रल पैरल नहीं है। MCHC इज हाई। क्लियर। स्प्लीनोमेगाली भी है। डायग्नोसिस हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस, और डायग्नोसिस के लिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट और EMB टेस्ट करवाती है। ईओसिन मेलामाइड टेस्ट पता नहीं क्या सा होता है। नेक्स्ट इज 62-year-old मैन विद अ 15-year हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज। ओके, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है। पेशेंट को प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ऑन एक्सर्शन। इको में पता लगा कि उसका लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा है विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि हाइपरटेंशन ने डायस्टोलिक डिसफंक्शन करा दिया है, और हाइपरटेंशन की वजह से कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, सार्कोमियस पैरेलल ऐड हो जाती है। दिस इज कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ड्यू टू क्रॉनिक प्रेशर ओवरलोड। 25-year-old मैन सस्टेन अ स्टैब वुंड इंजरी जस्ट बिलो द ज़िफी-स्टर्नम, और जो नाइफ था उसने डायफ्राम को पेनिट्रेट किया एट द लेवल ऑफ T6 से लेकर T7। अब जो T6 से लेकर T7 के लेवल पे ले गए हैं जस्ट बिलो द ज़िफी-स्टर्नम, तो उसमें राइट वेंट्रिकल डैमेज होगा, बिकॉज दिस इज द लैंडमार्क ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्लियर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। T6 से T7, वैसे यहाँ पेरिकार्डियम भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल ही रख सकते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट वेंट्रिकल इज द एंटीरियर मोस्ट एरिया ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया डैमेज इन केस ऑफ स्टैब वुंड इंजरी। 60-year-old मैन सफर्स एक्यूट स्टैमी हुआ है, उसको रीपरफियन थेरेपी दी गई है। 4 वीक्स में पता लगा 4 वीक्स में क्या आपको हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। 4 वीक्स में या मंथ्स में, इतने में तो ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाता होता है। क्लियर। तो डेंस कोलेजन आ जाएगा और फाइब्रस स्कार बन जाएगा, और 2 महीने के बाद आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू आना शुरू हो जाएगा प्रॉपर वेल स्टैब्लिश।
स्कार बन जाएगा। 36 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ राइट साइडेड फेशियल नंबरेंस, ओके, फेस की नंबरेंस है, टॉसिस, मियोसिस, फ्लशिंग, ओके, एंड मीडियल डेविएशन ऑफ राइट आई। मल्टीपल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल रही है, क्लियर, ठीक हो गया। अब देखो राइट साइड का फेशियल नंबरेंस है, डैट मीन्स कि कौन सी नर्व गई, ट्राइजेमिनल गई। टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, फ्लशिंग, ये सारी होती है हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से। एंड मीडियल डेविएशन ऑफ राइट आई, डैट मीन्स कि छठी नर्व भी गई, क्लियर। तो डायग्नोसिस लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम, और इसके अंदर क्या होता है, और इसमें आपका हॉर्नर सिंड्रोम भी डैमेज हो जाएगा, सॉरी हॉर्नर सिंड्रोम क्या डैमेज होगा, सिंपैथेटिक फाइबर डैमेज हो गए टू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया विच कैन कॉज हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक हो गया। तो जिसमें टॉसिस मियोसिस था वो सिंपैथेटिक पाथवे के डैमेज होने की वजह से था। 45 ईयर ओल्ड मैन जिसको प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है राइट ईयर में, और इंटरमिटेंट टिनाइटिस भी है, ओके, ओवर द लास्ट 6 मंथ। और पता लगा, अच्छा देखो हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस, इसका मतलब है कि 8वीं नर्व का मसला है, कोई ना कोई वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस, जिसकी वजह से वो स्माइल नहीं कर पा रही। डैट मीन्स के पेशेंट की फेशियल नर्व भी गई है, मतलब पेशेंट की 8वीं नर्व भी गई, 7th नर्व भी गई, अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रही, क्लियर। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कम है, वंस अगेन यहाँ पर 5वीं और 7वीं दोनों ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो 5वीं, 7वीं, 8वीं नर्व की लीजन है, और MRI में कोई ना कोई मैस नज़र आ रहा है, डैट मीन्स के दिस इज़ द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर विच इज़ एक्रोस्टिक न्यूरोमा, क्लियर। नेक्स्ट इज 29 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ है एंड वीकनेस इन हर लोअर लिम्स। MRI में पता लगा डीमाइलिनेटिंग लीजन है। देखो ऑप्टिक न्यूराइटिस है और साथ में कोई अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, तो आपने MS की तरफ जाना है। MS के अंदर CNS की डीमाइलिनेशन होती है एंड CNS की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते होते हैं। अगर ये GBS होता तो उसमें शवान सेल्स इफेक्ट होते हैं एंड शवान सेल्स डीमाइलिनेट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। 65 ईयर ओल्ड मैन विद अ लैकुनर स्ट्रोक, जो कि इंटरनल कैप्सूल का अफेक्ट कर रहा है, ओके। और लैकुनर स्ट्रोक इज प्योर मोटर या प्योर सेंसरी स्ट्रोक, और पेशेंट को वीकनेस राइट साइड पे आपको डेवलप हो गई है, वीकनेस राइट साइड पे है, इसका मतलब लीजन कहाँ पे है, लीजन लेफ्ट साइड पे है, और लीजन किसके अंदर है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर है, एंड इंटरनल कैप्सूल इज द प्रोजेक्शन फाइबर्स, ठीक हो गया, प्रोजेक्शन फाइबर्स, दीज आर द वाइट मैटर। वाइट मैटर में एक्सॉन्स होती है, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती है। दिस इज बेसिक न्यूरोनाइटमी। ड्यूरिंग न्यूरोसर्जरी द फ्री मार्जिन ऑफ फार्क्स सेरिब्राई इज विजुअलाइज। जो फ्री मार्जिन ऑफ फार्क्स सेरिब्राई होता है, दिस इज अटैच टू द क्रिस्टा गेलाई विच इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, क्लियर। दिस इज अनदर टफ MCQ, न्यूरोनाइट में कोई भी नहीं पढ़ के जाता, इंक्लूडिंग मी। 34 ईयर ओल्ड मैन सस्टेन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर, ठीक हो गया। एक स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है विच इज एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम, दिस इज द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। कैसे कि जो एब्डोमिनल अयोटा और इससे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी निकलती है, इन दोनों के दरमियान में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम एंड लेफ्ट रीनल वेन, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम के आगे क्या पड़ा हुआ है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। नेक्स्ट इज 36 ईयर ओल्ड मैन जो कि एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी करवा रहा है आफ्टर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। तो थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम को आइडेंटिफाई किया और एक लार्ज वास्कुलर स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू इट। तो मैंने बताया थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम के आगे क्या पड़ा हुआ है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, पीछे क्या पड़ा हुआ है, एब्डोमिनल अयोटा, क्लियर, और इंफीरियर वेना कैवा भी साथ पड़ा हुआ होता है। तो थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम के आगे क्या पड़ा होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड स्मॉल बोवल मेजेंट्री, पीछे क्या पड़ा होता है, पीछे IVC अयोटा और बाकी रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर लाइक यूरेटर सोर्स। इससे ऊपर क्या होता है, हेड ऑफ पेनक्रियास, यस, एंड इंफीरियरली इज कॉइल्स ऑफ जुजिरम। आगे पीछे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 40 ईयर ओल्ड मैन जो कि इमरजेंसी में आया आफ्टर ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। फिजिकल एग्जामिनेशन पे पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है। हम देखो पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट दो ही कंडीशन की वजह से आ सकती है। अगर चेस्ट की मूवमेंट पैराडॉक्सिकल है तो वो तो फ्लेल चेस्ट होती है, और अगर डायफ्राम की पैराडॉक्सिकल मूवमेंट है और डायफ्राम की पैरालिसिस की वजह से होती है ड्यू टू फ्रैनिक नर्व इंजरी, तो ये फ्लेल चेस्ट है क्योंकि चेस्ट पैराडॉक्सिकल मूव कर रही है। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद अ रूटीन हेल्थ चेकअप। उसका सिलेंडरी लाइफस्टाइल है, मतलब सुस्त रहता है, उसका BMI 30 है, बहुत ज़्यादा BMI है, ओके। अब उसका लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड का लेवल्स बहुत ज़्यादा है और LDL भी ज़्यादा है,
ग्लूकोज भी ज़्यादा है, मतलब पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिसमें इंसुलिन की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं कंपनसेटरी। हाँ, अब वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रही। 58-year-old man with a chronic kidney disease present with a calf pain and muscle weakness। ओके, काफ पेन है और मसल वीकनेस के साथ आया है। जब भी कोई मसल वीकनेस और CKD वाले पेशेंट में, डैट मीन्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हाइपोकैल्सीमिया है। और CKD वाले पेशेंट में पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ज़्यादा होते हैं। दिस इज ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो CKD वाले पेशेंट में क्या होता है, PTH का लेवल्स ज़्यादा होता है। अब PTH का एक्शन पूछ रही है किडनी के अंदर। PTH करता क्या है, PTH कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कराता है, ये नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। अलबत्ता CKD में कैल्शियम ज़्यादा नहीं होता और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है। 25-year-old मैन जिसने बहुत ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड खा लिया है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ आई थिंक सो दिस इज़ अ बेस। ओके, सुसाइडल अटैम्प्ट में, मतलब इसने कोई एल्केलाइन सोल्यूशन खा लिया है। pH देखो एल्केलॉटिक है, CO2 नॉर्मल है, लेकिन बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द फुल फ्लैश मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि एल्कली खा लिया उसने। 38-year-old वुमेन जिसको क्रॉनिक वाटरी डायरिया है। ओके, 38 एंड 20 से लेकर 40 साल वाली फीमेल्स में ऑटोइम्यून डिजीज आपने कभी नहीं भूलने। अच्छा, डायरिया, ब्रोंकोस्पैज्म जिसकी वजह से फ्लशिंग है और वीजिंग हुई भी है, डैट मीन्स कि ये पक्का पकाया कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। और हिपैटिक मैस भी है, तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कौन सा स्ट्रक्चर सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बनाएगा? आंसर इज सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक हो गया, सेप्टम ट्रांसवर्सम। इसके अलावा प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी रट्टा मारनी है। नेक्स्ट इज 24-year-old वुमेन जिसको हेडेक है और फीवर है। ओके, यंग फीमेल है। CSF का LP किया तो CSF का प्रेशर ज़्यादा है, बाकी RBC ठीक है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन CSF का ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा है। दिस इज़ द क्लासिकल इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन विच इज़ कॉल्ड सूडो ट्यूमर सेरेब्राई। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो, अच्छा, एक पेशेंट को हेडेक है और फीवर है, सॉरी हेडेक और फीवर है, तब मेनिंजाइटिस की तरफ जाना होता है। यस, आई इग्नोर द फीवर। अगर ये हेडेक और वियर फील्ड डिफेक्ट होता और ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा होता, दिस इज इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। लेकिन हेडेक और फीवर है, दिस इज मेनिंजाइटिस। ओके, क्लैरिटी होगी है। ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। लिम्फोसाइट्स, यस, लिम्फोसाइट्स आर समवट एलिवेटेड। दिस इज द केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है लेकिन ग्लूकोज और प्रोटीन्स नॉर्मल है। दिस इज वायरल मेनिंजाइटिस। सो आई हैव टू फोकस ईच एंड एवरी वर्ड। ड्यूरिंग द पोस्टीरियर सर्जिकल अप्रोच टू द स्पाइनल कैनाल, लेमिनेक्टमी कर रही है, तो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे पहले निकालेंगे टू एक्सपोज द वर्टिब्रल कैनाल? तो वर्टिब्रल कैनाल को एक्सपोज करने के लिए आपने क्या करना है, स्पाइनस प्रोसेस को क्या करना है, आपने रिमूव करना है, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन्स को निकालोगे तब आपको वर्टिब्रल कैनाल नजर आ जाएगी। क्लियर, दिस इज अनदर फुल फ्लैच neuroanatomy MCQ. Okay, 54-year-old man present to the emergency department with sudden onset of abdominal pain. Okay, abdominal pain है, distension और vomiting है, that means उसको obstruction हुई हुई है, constipation भी हुई हुई है, abdomen distended है और high pitch bowel sound है, that means कि ये mechanical इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, एक्सरे में आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स विद अ डायलेटेड लूप ऑफ बॉवल देखने को मिलेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ परफोरेटेड विस्कस। अब परफोरेटेड विस्कस है तो उसमें नीमोपेरिटोनियम हो जाएगा। एक्सरे के अंदर नीमोपेरिटोनियम देखने के लिए कितनी हवा चाहिए, मिनिमम आपको 1 ml चाहिए, और प्लूरल एफियन के लिए आई थिंक सो 300 ml चाहिए फ्लूइड। ठीक है, 1 ml, ये तो फुल फ्लैच एंड द रट्टा वाला MCQ था। 40-year-old मैन जिसको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है फॉलोड बाय हेमाटोमेसिस। ओके, वॉमिटिंग फॉलोड बाय हेमाटोमेसिस, दैट मीन्स के फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से लॉन्गिट्यूडनल टेयर होता है एट द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन विच इज कॉल्ड मेलोरी वीज टेयर। क्लियर, अगर फुल फ्लैच इसोफेगस रप्चर होता है, दिस इज कॉल्ड बोरहाफ सिंड्रोम। बोरहाफ सिंड्रोम में फुल थिकनेस रप्चर होता है, म्यूकोजल टेयर हो जाए आफ्टर वॉमिटिंग, दिस इज मेलोरी वीज टेयर। नेजल एंडोस्कोपी इन 40-year-old पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है राइट सुपीरियर मिएटस की। अब सुपीरियर मिएटस में कौन सा स्ट्रक्चर ड्रेन होता है, दिस इज पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस। जो मिडल मिएटस होता है उसमें फ्रंटल, एंटीरियर एथमॉइडल,
मिडल एथमोइडल और मैक्सिलरी साइनस होती है। जो इंफीरियर मीएटस होता है वहाँ पे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, और जो सफीना एथमोइडल रिसेस है वहाँ पर सफिनाइड साइनस ड्रेन होती है। अब बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। वाई? बिकॉज दे कंटेन डीपी कोलिनिक एसिड, जिसकी वजह से आपको स्टरलाइजेशन आपने करनी होती है। कौन सा एंटासिड साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है? आंसर इज सिमिटिडीन। दिस इज द साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर। क्लियर? ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 40-year-old वुमेन प्रेजेंट विथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन वंस अगेन गाल ब्लैडर का मसला है, जॉन्डस है, ओप्रूराइटस है। जॉन्डस ओप्रूराइटस ये बता देता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस में एल्कलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज के लेवल ज़्यादा होते हैं। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस। क्योंकि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस और जीजीटी के लेवल ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर एएसटी और एएलटी का लेवल ज़्यादा है, दिस इज वायरल जॉन्डस या वायरल हेपेटाइटिस कह सकते हैं। 30-year-old वुमेन प्रेजेंट विद फटीग, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन डिस्पाइट नो चेंजेस इन द डाइट। यहाँ से लगता है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस पीएस होती रहती है हमेशा, ड्राई स्किन है, उसके रिफ्लेक्सेस भी डिलेड है, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर आप सिंपल हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस कह सकते हो सुकून से। नेक्स्ट इज 28-year-old वुमेन को ग्रेव्स डिजीज है, कार्बिमजोल स्टार्ट किया। कार्बिमजोल स्टार्ट होने के बाद 6 वीक लेटर शी प्रेजेंट विद अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो आपने क्या करना है, रट्टा मार लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से ड्रग देते हैं? प्रोपालथायोरेसिल, एंड सेकंड और थर्ड के अंदर देते हैं कार्बिमजोल, बिकॉज क्योंकि कार्बिमजोल टेराटोजेनिक होती है, कार्बिमजोल या मेथीमजोल टेराटोजेनिक होती है, जबकि प्रोपालथायोरेसिल कैन कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी। 32-year-old पेशेंट एचआईवी वाला पेशेंट है, उसको डिस्फेजिया हो चुका है, डिस्फेजिया हो चुका है और वाइट प्लाक लाइक लेयर ऑन द इसोफेजियल म्यूकोजा। ठीक है, डैट मीन्स इसको इसोफेजियल कैंडिडियासिस डेवलप हो चुका है, उसमें सोलो हाइफी मिल रहा है। दिस इज इसोफेजियल कैंडिडियासिस एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्लूकोनाजोल। 29-year-old woman present with a dysuria and suprapubic pain. This is the typical scenario of cystitis. Urine analysis के अंदर WBC, leukocyte esterase, nitrites बढ़े हैं और gram negative rods बढ़ गए हैं, which is the E. coli, which is the most common cause of UTI in the females. Next चलते हैं हम आगे। Patient present with the wasting of thenar muscles and sensory loss over the lateral 3.5 फिंगर्स होना चाहिए था, तब मैं मीडियन को मानूंगा। लैटरल 3.5 फिंगर्स होना चाहिए। दिस इज अ मीडियन नर्व। अ पेशेंट सस्टेन अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ओके, डिस्टल मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर का क्या हो चुका है? फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, और पोप्लिटियल फोसा में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है? आंसर शुड बी द पोप्लिटियल आर्टरी। ओके, मीडियली पोप्लिटियल आर्टरी पड़ी होती है। ओके, ठीक है, पोप्लिटियल फोसा के अंदर। 36-year-old मैन सस्टेन अ फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और उसकी शोल्डर सर्जरी करनी है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर सर्जन ने एक ऐसी वेसल लाइगेट की है विद इन द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब आपको क्वाड्रेंगुलर स्पेस की आर्टीरियल सप्लाई पता होनी चाहिए। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है। इसका आंसर आपने ऐसे देना है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है स्कैपुला के अराउंड, और स्कैपुला पीछे होती है ना, और वो भी शोल्डर के पास। तो बेस्ट आंसर शुड बी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। फिर भी रट्टा मार लो, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? AP से रट्टा मारना, एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है। ओके, जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो सर्जिकल नेक पे होती है, जबकि पोस्टीरियर वाली क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होती है। इसके बाद वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट यानी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? बेस्ट आंसर आर द रोटेटर कफ। ये सारी जगह से कवर करते हैं सिवाय एंटीरो इन्फीरियर से। तो एक बात रट्टा मारना कि जो शोल्डर जॉइंट की जो स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स होते हैं, स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स, इन्होंने डायनामिक पूछा ना, जो स्टैटिक होते हैं वो हमेशा स्केलेटन होता है, लाइक बोन्स होती है, ग्लिनाइट लैब्रम होते हैं, लिगामेंट्स होती है, कैप्सूल होता है। जो डायनामिक स्टेबिलाइजर्स होते हैं ये आपके मसल्स होते हैं, रोटेटर कफ। These are sits muscle, sits, supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. 32-year-old man is involved in a motor vehicle accident और हिप की posterior dislocation हुई है। रट्टा मारना, शोल्डर की anterior dislocation होती है जिसमें एक्सिलरी नर्व चली जाती है, और हिप की posterior dislocation होती है जिसके अंदर sciatic nerve damage होती है। क्लियर? 28-year-old woman present with a severe pain radiating down the back of her thigh shortly after receiving intramuscular injection. That means उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया है
इंजेक्शन अपर आउटर क्वाड्रेंट पे लगाना चाहिए था, उसने उसको मीडियल क्वाड्रेंट में लगा दिया, शियाटिक नर्व उड़ा दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को शियाटिका हो चुका है, तो शियाटिक नर्व उड़ चुकी है। क्लियर। इसके बाद 54 ईयर ओल्ड मैन रिक्वायर्स इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया फॉर एन एमरजेंट ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, उसके लिए एनेस्थीसिया चाहिए। ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर एस्थमा एंड बॉर्डरलाइन हाइपोटेंशन। कीटामीन दी गई है। वाई कीटामीन? बिकॉज कीटामीन इज अ सिम्पैथोमिमेटिक, बीपी को बढ़ा देती होती है। क्लियर। तो ये क्या होती है? सिम्पैथोमिमेटिक होती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देगी। दैट इज वाई अगर कोई पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो कीटामीन देना है एनेस्थीसिया के अंदर। 7 ईयर ओल्ड बॉय इज ब्राउट इन बाय हिज पेरेंट्स फॉर फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ स्टेरिंग इनटू द स्पेस फॉर 10 से 15 सेकंड, जिसको डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन में ख्वाब देख रहा है। ये तो कंफर्म एब्सेंट सीजर है और इसमें वो उसको आईलेट की फ्लटरिंग होती है। ईईजी के अंदर स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज है। डायग्नोसिस इज एब्सेंट सीजर एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसुक्सामाइड व्हिच ब्लॉक्स टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। क्लियर। 63 ईयर ओल्ड मैन विद टाइप 2 डायबिटीज प्रेजेंट विद कंफ्यूजन एंड जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ओके, कंफ्यूजन है और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है। अब वो ग्लिबन कैलामाइड ले रही है विच इज अ सल्फोनाइलयूरिया, और सल्फोनाइलयूरिया आर इन फेमस फॉर देयर हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट। ग्लूकोज चेक किया तो उसका 35 है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर्स पड़ रहे थे। ठीक हो गया, तो पेशेंट को क्या हाइपो ग्लाइसीमिया है, लेकिन इसने तो HHS लिख दिया है भाई जॉन, HHS लिख दिया है। ब्लड ग्लूकोज 35 है। HHS कराने के लिए मुझे ब्लड ग्लूकोज 600 से ऊपर चाहिए, 35 से अच्छा बाकी देख लेते हैं। हाइपरऑस्मोलर नहीं है। बेस्ट आंसर इज ड्रग इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट इज 19 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद अ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ एंड मल्टीपल एपिसोड ऑफ निमोनिया। ओके, बार बार उसको निमोनिया हुआ जा रहा है और ब्रोंकिएक्टेसिस वाली फाइंडिंग है, जिसमें ट्रायक अपीयरेंस होती है, ब्रोंकाई डायलेटेड है। क्लियर। ठीक हो गया। बार बार क्यों हो रहे हैं? रिकरेंट ब्रोंकिएक्टेसिस इज ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर। ठीक हो गया, तो बेस्ट आंसर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, ये मैं कहाँ चला गया? सॉरी फॉर डैट। ओके, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ड्यूरिंग कार्डिक कैथेटराइजेशन एक पेशेंट को पल्मोनरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है जो कि एल्वियोलर प्रेशर से बढ़ रही है थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। ठीक होगा। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पल्मोनरी प्रेशर है वो किससे बढ़ रही है? वो एल्वियोलर प्रेशर से बढ़ रही है। डैट मीन्स कि एल्वियोलाई का प्रेशर कम है, और एल्वियोलाई का प्रेशर कम है इसका मतलब है कि पेशेंट कि यहाँ पर वेंटिलेशन कम आ रही है। और वेंटिलेशन V/Q रेशो कहाँ कम होती है? V/Q रेशो कम होती है एट द बेस, जिसको जोन 3 कहते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था जैसे मैंने सॉल्व किया। 48 ईयर ओल्ड मैन इन द ICU, उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह रहा हूँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो गई है। pH कम हो चुकी है, वंस अगेन एसिडोसिस है, CO2 बढ़ गया है। ओके, और बाइकार्बोनेट 14 पे चला गया, बाइकार्बोनेट भी नीचे आ गया। दैट मीन्स के पेशेंट को मिक्स्ड डिसऑर्डर है, मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि 9 गैप भी बड़ा खड़ा है, तो ये मिक्स्ड डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों है। 27 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा रूटीन चेकअप के लिए आई है एट 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और उससे क्विकनिंग के बारे में पूछा गया है। जो क्विकनिंग होती है, रट्टा मार लो 20 वीक्स का रट्टा मार लो, इसमें आके फील होना शुरू हो जाती है। 55 year old woman present with episodic watery diarrhea. Watery diarrhea, flushing or wheezing. This is a classical hallmark of carcinoid syndrome. और इस हाइपोटेंस लीवर के अंदर है। डैट मीन्स के जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम था, सॉरी कार्सिनॉइड ट्यूमर था, वो आइलियम से निकल के लीवर में मैट्स चले गए हैं। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। बेस्ट आंसर इज बीटा। और ये उस वक्त तक प्रेजेंट नहीं करते जब तक ये लीवर तक ना फैल जाए। 32 ईयर ओल्ड मैन सस्टेन अ ब्लो टू द हेड इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और पता लगा उसको टोसिस है, प्यूपिल डायलेटेड है और डाउन एंड आउट प्यूपिल है। दिस इज द हॉलमार्क पॉइंट्स ऑफ ओकुलोमोटर नर्व इंजरी। और ओकुलोमोटर नर्व इंजरी कहाँ पर होती है? ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से पास करती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से तो तीसरी, चौथी, पांचवीं की पहली और छठी नर्व भी पास करती है। यार व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मुझे लगता है मुझे यहाँ से आगे पीछे करना चाहिए। ओके,
इतना मज़ा आ रहा था पढ़ते हुए, कोई नहीं। 24 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट आफ्टर अ मोटरसाइकिल क्रैश, उसको लैटरल नी पर स्वेलिंग हो चुकी है। अब लैटरल नी पर फिबुला होती है, नेक ऑफ फिबुला पर कॉमन पेरोनियल नर्व है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो फुट ड्रॉप हो जाता है और ई वार्डियल न्यूरोपैथी, डॉर्सिफ्लेक्शन और ई वार्डियल न्यूरोपैथी, तो पेशेंट की कॉमन पेरोनियल नर्व चली गई है। नेक्स्ट इज 19 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर है, अचानक ही वो रेस में रुक गया आफ्टर फीलिंग अ पोप इन द बैक ऑफ हिज थाई। ओके, मैं समझ गया क्या होगा, उसका कोई टेंडन रप्चर हो चुका है, टेंडन टूट गया है या एवलियन हो चुका है, एवलियन फ्रैक्चर हो चुका है। पता लगा कि इसकियल ट्यूबरोसिटी पे टेंडननेस हुई हुई है। इसकियल ट्यूबरोसिटी से आपके बाइसेप्स मसल निकलते होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल निकलते होते हैं, और हैमस्ट्रिंग करते क्या है, हैमस्ट्रिंग ये करते हैं कि नी की फ्लैक्शन करते हैं और थाई की एक्सटेंशन करते हैं। डैट मीन्स कि एवलियन फ्रैक्चर हो चुका है किसका, इसकियल ट्यूबरोसिटी का। क्लियर। नेक्स्ट इज 33 ईयर ओल्ड मैन जिसको स्टैब वुंड हो चुका है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है, और वो थंब की एडक्शन नहीं कर सकता। थंब की सारी मूवमेंट मीडियन नर्व कंट्रोल करती है सिवाय एडक्शन, क्योंकि वो अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। बाकी फिंगर्स की एबडक्शन एडक्शन नहीं हो पा रही। और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है, डैट मीन्स के मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, डैट मीन्स यहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज हो चुकी है, विच इज़ अ फनी नर्व। नेक्स्ट इज 56 ईयर ओल्ड मैन जिसको एक्यूट रीनल थ्रोम्बोसिस डेवलप हो चुका है। अब इमीडिएट रीपरफ्यूजन कर रही है। अब इमीडिएट रीपरफ्यूजन आपने कितने टाइम फ्रेम में करनी है, विद इन 1 आवर्स। अब ये रीनल आर्टरी का डिफरेंट है, रट्टा मार लो रीपरफ्यूजन। अब स्ट्रोक वाले पेशेंट में 4.5 आवर्स में कर सकते हो, MI वाले पेशेंट में जो थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं वो आई थिंक 12 आवर्स तक कर सकते हैं, और रीनल के केस में आप 1 आवर्स तक कर सकते हैं आई थिंक सो। लास्ट MCQ करते हैं, फिर इसके बाद पार्ट 3 वाला बनाएंगे। 52 ईयर ओल्ड मैन विद हिस्ट्री ऑफ पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, पेशेंट को फटीग, डिस्निया और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है। पता लगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, डैट मीन्स पेशेंट को क्या हो चुका है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप हुआ है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, डैट मीन्स दिस इज यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। ECG के अंदर डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन है, डैट मीन्स कि ये यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस है, और यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, और इसके लिए आपने डायलिसिस करवाना है। चलो ये सफ़ा कर लेते हैं। अ 2 डे ओल्ड न्यू बॉर्न जिसको लेथार्जी, पुअर फीडिंग और वॉमिटिंग। देखो पुअर फीडिंग और वॉमिटिंग आना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर अमोनिया के लेवल ज़्यादा आए हुए हैं, डैट मीन्स अमाइनो एसिड का कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म है। सिट्रोलिन के लेवल्स कम है, डैट मीन्स के यूरिया साइकिल से काम नहीं कर पा रही, और ओरोटिक एसिड का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है। यूरिया साइकिल काम नहीं कर रही, अमोनिया का लेवल ज़्यादा है, ओरोटिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, और मैटरनल अंकल डाई हो चुकी है। मैटरनल अंकल बताने का मकसद ये था कि ये बीमारी मेल्स में होती है, और मेल्स में एक्सीलेंट रिसेसिव कॉमन है, और एक्सीलेंट रिसेसिव वाला कौन सा एंजाइम है यूरिया साइकिल का, आंसर इज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी। क्लियर, एक्सीलेंट रिसेसिव है, ओरोटिक एसिड ज़्यादा होता है, सिट्रोलिन कम होता है, अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है। जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 वाला, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। क्लियर, ठीक हो गया, और इसमें ओरोटिक एसिड का लेवल्स कम होते हैं। लास्ट MCQ 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट विद अ फोकल सीजर, उसको एक एंटी सीजर मेडिकेशन स्टार्ट की गई है। मेडिकेशन स्टार्ट होने के बाद पता लगा कि उसको ब्रूजिंग और ब्लीडिंग गम्स होना शुरू हो गया। ओके, फोकल सीजर के लिए आई थिंक सो ड्रग ऑफ चॉइसेस कार्बामेज़ापिन। लेबॉरेटरी रिजल्ट के अंदर पता लगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एलिवेटेड है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एलिवेटेड है। ओके, ठीक है। अब माइट बी ड्यू टू कि उस पेशेंट को हुआ क्या है, उस पेशेंट को विटामिन K की क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। क्लियर, विटामिन K की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और उस मेडिकेशन ने क्या किया, विटामिन K की डेफिशिएंसी करवा दी है। क्लियर, तो दिस माइट बी ड्यू टू कार्बामेज़ापिन या फेनिटोइन, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है।